हफ्ज़ आईन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें दावत दी है। हमारी पार्टी के चेयरमैन मोहसिन दावर साहब सुबह यहाँ बात करके गए हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग है बहुत अहम है, और क्योंकि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान 1973 के आईन के बाद के मरहले में दाखिल हो गया है। माँ बाद 1973 का आईन, पोस्ट 73 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आ गया है, क्योंकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद उस तरह से आईन पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद नहीं है। देखें, हम लोग कोई पार्लियामेंट में रहे हैं और आईन में तरमीमों का भी हिस्सा रहे हैं। हमने देखा है कि कोई भी पार्लियामेंट आईन की बुनियादी खसूसियात को तब्दील नहीं कर सकती। वो आईन साज असम्बली का हक होता है। जब आप असम्बली को इसलिए मुंतखब करते हैं कि वो या आईन बनाए या उसकी बुनियादी खसूसियात को तब्दील करे, वो कर सकती है। हर असम्बली नहीं कर सकती, और खुसूसन ये असम्बली ही जो मुंतखब ही नहीं है, इसके तो बिल्कुल हक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बात करनी चाहिए कि आईन का सबवर्जन हुआ है, सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे वकला दोस्त भी बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि अदालत में भी ये मुकदमा होना चाहिए। शुरू हम करें, चाहे आज कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन ना जनरल मुशर्रफ वाला मुकदमा फिर बाद में चीज़ें कम आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हमें कहना चाहिए कि आईन को तखरीब किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि हमें वाज़ेह तौर पर कहना चाहिए। दूसरी बात मैं यह करना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से हमारी रियासत को बना दिया गया है, 2.5 साल पहले एक पाकिस्तानी खातून प्रोफेसर हैं, ज़ोहा वसीम, बरतानिया में पढ़ाती हैं। उन्होंने एक मकाला लिखा था जिसको कार्नेगी इंडाउमेंट ने छापा था। उसका उन्वान था इनसाइड ए प्यूनिटिव स्टेट, इनसाइड ए प्यूनिटिव स्टेट गवर्नेंस थ्रू पनिशमेंट। यानी देखिए ना, आपने नाम सुना होगा फलाही रियासतें, जमहूरी रियासतें, ये ताज़ीरी रियासत है, प्यूनिटिव स्टेट। तो इसका नाम यही रखना चाहिए, ये ताज़ीरी रियासत है। ये यानी सिर्फ इसके पास कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए, भूख के अलावा, जेलों के अलावा, टार्चर के अलावा, ताज़ीर के अलावा। इसलिए इस रियासत का जो चेहरा बन गया है उसको उसी नाम से पुकारना चाहिए जो उसने अपने लिए पसंद किया है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि ये जो हम मुश्तरक एलामिया जो भी रखें उसमें ये चीज़ें नज़र में रखें। और ये देखें, ये अदलिया को ख़त्म कर दिया गया है। अदलिया अब ऐसा एक यतीम खाना बन गया है। खुद जजों का आप देखें, जिस तरह से उस दिन हाई कोर्ट के जज को निकाला गया है, ये बिल्कुल गैर आइनी बात है, गैर कानूनी बात है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, आइन को एक तरह से ख़त्म हो गया है, पार्लियामेंट को पीछे और खामोश रह जाए। मौजूद स्पीकर गुफ्तगू कर रहे हैं, पीछे बहुत शोर हो रहा है, मेहरबानी फरमाएं काइंडली मौजूद स्पीकर की गुफ्तगू सुनिएगा। शुक्रिया। और साथ में आपने देखा कि जैसे अदलिया और मुकन्नना बहुत बुनियादी अरकान हैं इस रियासत के। अगर आपकी अदलिया नहीं है, अगर आपकी पार्लियामेंट नहीं है, मुकन्नना नहीं है, तो आपकी क्या रियासत है? वो ख़ुद को कहते हैं रियासत रियासत। भाई सरकारी महकमे कैसे रियासत हो सकती है? यानी रियासत तो सारी दुनिया में मालूम है कि क्या है, मुकन्नना, इंतज़ामिया, अदलिया। ये अगर ये सुतूनों को आप गिरा देंगे तो आप रियासत को गिरा रहे हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आइन की तखरीब का जो है वो बात हमें करनी चाहिए कि हो रहा है। फिर ये है कि ये कहते हैं इंसाफ, इंसाफ सिर्फ होता नहीं है, इंसाफ होते दिखाया भी जाना चाहिए कि हो रहा है, यानी कि इंसाफ हो रहा है, लोगों को नज़र आना चाहिए। अगर लोग देख रहे हैं कि बेइंसाफ़ी हो रही है और आप सरकारी उसमें लिख रहे हैं 5000 दफ़ा कि ये इंसाफ हो रहा है, ज़ाहिर है कि वो इंसाफ नहीं होगा। इसी तरह से मेरा ख्याल ये है कि हमें ये बात भी करनी चाहिए कि इलेक्शंस के बारे में भी खुलकर बात करनी चाहिए। देखें ना, ये कहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं, इस्तेहकाम कैसे होगा? आप इंतखाबात पर डाके डालेंगे, आप रात को नतीजे तब्दील करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमें जो भी हम बनाएंगे लाए अमल, उसमें फ्री इलेक्शंस, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि अवाम के वोट पे डाका डाला गया है और हम डाकुओं के लिए सज़ा की बात करें, क्योंकि ये तो इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि आप 25 करोड़ अवाम के वोट को एक तरह से फेंक दें और उनकी जगह जेब से कागज़ निकाल के नताइज बना लें। ये इस तरह नहीं होगा। तो इलेक्शंस के बारे में, फ्री फेयर इलेक्शंस के बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर रास्ता खूनरेज़ी की तरफ जाएगा, सिविल वॉर की तरफ जाएगा, और फिर
ظاہر ہے کہ تشدد کو کون روک سکے گا. تو یہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ جو پارٹیاں ابھی تک یعنی اس تحریک میں شامل نہیں ہیں تو ان کی بھی آپ اسی طرح سے کوشش کریں, انفرادی طور پر ان سے بات کریں, تاکہ جیسے پاکستان میں ٹریڈیشن رہی ہے. میں ایوب خان کے خلاف میں نے پہلے جلوس میں حصہ لیا تھا نومبر 1968 میں. اس کے بعد سے پاکستان میں ٹریڈیشن یہ ہے کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں مل جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ تحریک چلاتی ہیں. تو اس وقت جو پارٹیاں دور بیٹھی ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بات کرنی چاہیے, انفرادی طور پر کرنی چاہیے, تاکہ یہ ایک مضبوط جمہوری تحریک جو ہے وہ بن سکے. پاکستان کے عوام ایک طرف, آمریت اور غاصب آمریت دوسری طرف. اس کے علاوہ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ٹیرر پھیلایا جا رہا ہے, خوف پھیلایا جا رہا ہے. رول آف فیئر, رول آف لا کے بجائے رول آف فیئر. تو اب رول آف فیئر میں یہ ہے کہ اسے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو آپ آج چھوٹے قد کے لوگوں کے بڑے بڑے سائے آپ کو نظر آ رہے ہیں, لمبے سائے, چھوٹے قد, اس سے گھبرائیں نہیں, لمبے سائے سے نہیں گھبرائیں. یہ کسی بات کے خوف کی علامت نہیں ہے, یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے, سورج غروب ہونے کے قریب ہے. اس یہ خوفزدہ ہونے کا وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں اسے بندوق کے زور سے یا تشدد سے 25 کروڑ عوام پہ حکمرانی نہیں کی جا سکی. ہم نے ایوب خان کو دیکھا ہے, جنرل ضیاء الحق کو دیکھا ہے, جنرل مشرف کو دیکھا ہے, اور یہ ان کا ارمان ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ عوام سرخرو ہوں گے, عوام جیتیں گے, عوام کامیاب ہوں گے, اور یہ جو غاصب ہیں ایک دن ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ محترم افراسیاب خٹک صاحب, بہت زبردست ان پٹ